हेलो, नमस्कार दोस्तों। आपके अपने दुर्ग एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। ये बताइए आप लोग ठीक से दिखाई और सुनाई पड़ रहा है या कोई कुछ गलती बताना ठीक से दिख रहा है? चलिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 निम्नलिखित में से स्वास्थ्य का सामाजिक आयाम कौन-सा है? तो ऑप्शन ए है रक्तचाप, ऑप्शन बी है मानसिक तनाव, ऑप्शन सी है सामाजिक समायोजन, ऑप्शन डी है शरीर का तापमान। तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सामाजिक समायोजन स्वास्थ्य के सामाजिक आयाम को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति समाज में दूसरों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखें। स्वस्थ व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं का सही निर्वहन करता है। समाज में सहयोग और सहभागिता ही इसका भाग है, इसलिए सामाजिक समायोजन स्वास्थ्य का सामाजिक पक्ष माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ के अनुसार स्वास्थ्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है। सामाजिक आयाम में सामाजिक सहायता, अंतर व्यक्ति संबंध और सामाजिक आर्थिक स्थिति का निभाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। स्वास्थ्य समाजशास्त्र किस विषय की शाखा है? स्वास्थ्य समाजशास्त्र किस शाखा है? तो इसमें ऑप्शन ए है राजनीतिक विज्ञान, ऑप्शन बी है समाजशास्त्र, ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी है मानवशास्त्र। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 में? ऑप्शन समाजशास्त्र। स्वास्थ्य समाचार समाजशास्त्र की एक विशेष शाखा है। यह स्वास्थ्य और समाज के संबंधों का अध्ययन करती है। सामाजिक व्यवहार चिकित्सा सामाजिक व्यवहार चिकित्सा व्यवस्था और स्वास्थ्य नीतियों का विश्लेषण किया जाता है। या सामाजिक कारकों के प्रभाव को समझने का प्रयास करती है। इसे समाजशास्त्र की शाखा माना जाता है। स्वास्थ्य समाजशास्त्र सामाजिक संरचनाओं, सांस्कृतिक मानदंडों और सामाजिक असमानताओं के स्वास्थ्य, बीमारी और स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं। बताइएगा दोस्तों आप लोग इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है स्वास्थ्य का कौन सा आयाम व्यक्ति की कार्य क्षमता से जुड़ा है? तो इसमें ऑप्शन ए है शारीरिक आयाम, ऑप्शन बी है धार्मिक आयाम, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक आयाम, ऑप्शन डी है नैतिक आयाम। बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन सही होगा? वे हमको लग रहा है यही शारीरिक आयाम, ऑप्शन ए। शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति शारीरिक स्वास्थ्य व्यक्ति की कार्य क्षमता को प्रभावित करता है। स्वस्थ शरीर व्यक्ति को दैनिक कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसमें शक्ति, सहनशीलता और रोग प्रतिरोधक क्षमता शामिल होती है। उचित पोषण और व्यायाम इसके लिए आवश्यक है, इसलिए कार्य क्षमता शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 4। तो आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है और मेहनत करके पढ़ते रहिए क्योंकि अब ज़्यादा दूर पेपर नहीं है, इसलिए पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखिए। चलिए देखते हैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है। संघर्ष सिद्धांत समाज को किस रूप में देखता है? तो ऑप्शन ए है सहयोगात्मक व्यवस्था, ऑप्शन बी है संघर्षपूर्ण व्यवस्था, ऑप्शन सी है धार्मिक व्यवस्था,
ऑप्शन डी है स्थिर व्यवस्था। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। संघर्षपूर्ण व्यवस्था, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसमें सही है। संघर्ष सिद्धांत समाज को संघर्षपूर्ण व्यवस्था के रूप में देखता है। इसमें विभिन्न वर्ग अपने हितों के लिए संघर्ष करते हैं। शक्तिशाली वर्ग संसाधनों पर नियंत्रण बनाए रखता है। स्वास्थ्य सेवाएं भी इसी असमानता से प्रभावित होती है। इसलिए समाज में संघर्ष को स्वाभाविक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। संघर्ष सिद्धांत में वर्ग संघर्ष का अर्थ क्या है। तो इसमें ऑप्शन ए है जातीय विवाद, ऑप्शन बी है धार्मिक विवाद, ऑप्शन सी है आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष, ऑप्शन डी है पारिवारिक संघर्ष। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें तो यही लग रहा है सी ऑप्शन, आर्थिक वर्गों के बीच संघर्ष। सी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए देख लेते हैं इसका व्याख्या थोड़ा सा। वर्ग संघर्ष का अर्थ समाज के विभिन्न आर्थिक वर्गों के बीच हितों का टकराव है। मार्क्स के अनुसार पूंजीपति और श्रमिक वर्ग के हित अलग अलग होते हैं। यही वर्ग संघर्ष सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य सेवाएं भी वर्गीय हितों से प्रभावित होती हैं। इसलिए वर्ग संघर्ष संघर्ष सिद्धांत का केंद्रीय विचार है। कार्ल मार्क्स ने समाज को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया था, बुर्जुआ और सर्वहारा, पूंजीपति और सर्वहारा। श्रमिक दोनों के बीच संसाधनों का असमान स्वामित्व ही संघर्ष का कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं, बताइएगा आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष सिद्धांत की विशेषता है। तो इसमें ऑप्शन ए है सामाजिक स्थिरता पर बल, ऑप्शन बी है सामाजिक सहयोग पर बल, ऑप्शन सी है शक्ति और असमानता पर बल, धार्मिक मूल्यों पर बल, ऑप्शन डी है। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। शक्ति और असमानता पर बल, ऑप्शन सी। इसमें ऑप्शन सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। असंघर्ष सिद्धांत शक्ति और असमानता को समाज का मुख्य आधार मानता है। समाज में संसाधनों का वितरण समान नहीं होता। उच्च वर्ग अपने हितों की रक्षा करता है। स्वास्थ्य असमानता भी इसी शक्ति संरचना का परिणाम मानी जाती है। इसलिए शक्ति और असमानता इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता है। अ, इसमें प्रकारवाद जहाँ स्थिरता और सामंजस्य पर जोर देता है, वहीं संघर्ष सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन, सत्ता संतुलन और संरचनात्मक असमानता को केंद्र में रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। मार्क्स के अनुसार श्रमिकों के खराब स्वास्थ्य का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए इसमें है अधिक आराम, ऑप्शन बी है अत्यधिक कार्य एवं शोषण, ऑप्शन सी है शिक्षा की अधिकता, ऑप्शन डी है धार्मिक गतिविधियां। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग को कौन सा ऑप्शन इसमें सही लग रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, बताइए। हमको तो बी ऑप्शन ई सही लग रहा है, ऑप्शन बी। इसमें व्याख्या, मार्क्स ने श्रमिकों के खराब स्वास्थ्य का कारण पूंजीवादी शोषण को माना। लंबे कार्य घंटे और खराब कार्य परिस्थितियां स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। श्रमिकों को पर्याप्त पोषण और आराम नहीं मिल पाता। इससे रोग और मानसिक तनाव बढ़ते हैं। इसलिए शोषण को स्वास्थ्य समस्या का मूल कारण माना गया। कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिकों का अलगाव और अनहेल्दी वर्किंग कंडीशन जैसे अधिक श्रम, कम वेतन, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के पतन का
प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। विकासवादी मानव विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है प्राचीन मुद्राएं, ऑप्शन बी है मानव के विकास का इतिहास, ऑप्शन सी है आधुनिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी है भाषा विज्ञान। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। ऑप्शन बी मानव के विकास का इतिहास, ऑप्शन बी सही है। विकासवादी विकासवादी मानव विज्ञान में मानव के विकास का इतिहास का अध्ययन किया जाता है। यह मानव प्रजाति के उद्भव, उनके व्यवहार, जैविक और सांस्कृतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अंतर्गत जीवाश्म आनुवांशिकी और नरवानर के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है ताकि यह समझा जा सके कि मनुष्य कैसे विकसित हुए। इसमें प्रारंभिक मानव पूर्वजों के विकासवादी इतिहास की जांच की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9। मानव विज्ञान एक समग्र अध्ययन है क्योंकि यह केवल एक पहलू देखता है। ऑप्शन बी है संस्कृत जीव विज्ञान और इतिहास का संयोजन है, ऑप्शन सी है केवल जानवरों का अध्ययन है, ऑप्शन डी है कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। ऑप्शन संस्कृत जीव विज्ञान और इतिहास का संयोजन है, इसमें बी ऑप्शन सही है। मानव विज्ञान को समग्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। इसमें जीव विज्ञान, इतिहास, भाषा और संस्कृत का संयोजन शामिल है ताकि मानव समाज की समग्र समझ विकसित की जा सके। इसमें है अतिरिक्त तथ्य होलिज्म मानव शास्त्र का मुख्य दृष्टिकोण है जो यह मानता है कि मानव अनुभव को टुकड़ों में समझने के बजाय उसके शारीरिक, सामाजिक, भाषाई और ऐतिहासिक कारकों को मिलाकर ही पूरी तरह समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग बताइएगा इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें। मानव विज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार और संस्कृतियों का अध्ययन करती है। तो इसमें ऑप्शन ए है शारीरिक मानव विज्ञान, ऑप्शन बी है पुरातत्व, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ऑप्शन डी है भाषाई मानव विज्ञान। 10 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। सांस्कृतिक मानव विज्ञान, ऑप्शन सी। मानव विज्ञान की वह शाखा जो मानव व्यवहार, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं, विश्वासों और रीति रिवाजों का अध्ययन करती है, सांस्कृतिक मानव विज्ञान कहलाती है। यह जीवित या हाल के मानव समूहों के सांस्कृतिक पहलुओं की तुलना और विश्लेषण करती है। शाखाओं का वितरण, सांस्कृतिक मानव विज्ञान सामाजिक व्यवहार, कला, धर्म और रीति रिवाजों का अध्ययन, शारीरिक मानव विज्ञान मानव विकास और जैविक भिन्नताओं का अध्ययन है, भौतिक अवशेषों के माध्यम से अतीत के समाजों का अध्ययन, भाषाई मानव विज्ञान भाषा का सामाजिक जीवन पर प्रभाव। फ्रांसिस बोआस को आधुनिक अमेरिकी सांस्कृतिक मानव विज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। मानव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, फ्रेंच भाषा से, हिंदी भाषा से। तो 11 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन से ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन बी है सही, ग्रीक भाषा। मानव विज्ञान शब्द मुख्य रूप से ग्रीक भाषा से लिया गया है। यह ग्रीक शब्दों मानव, मनुष्य और
अध्ययन ज्ञान से मिलकर बना है। हालांकि इसे कभी-कभी लैटिन भाषा से भी जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इसके मूल शब्द ग्रीक ही है। इसका शाब्दिक अर्थ है मनुष्य होता है, इसलिए इसका अर्थ मनुष्य का अध्ययन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आपकी स्क्रीन पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निर्विज्ञान शब्द को किसने गढ़ा और परिभाषित किया? तो ऑप्शन ए है एंटियन सेरेस, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी है एडम एफ कोल्लर, ऑप्शन डी है फ्रांज बोआस। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए आप लोग। एडम एफ कोल्लर। चलिए इसकी व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। ए, एडम एफ कोल्लर एक स्लोवाक न्यायविद, इतिहासकार और निर्वंश विज्ञानी थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में की थी। उन्होंने 1783 में निर्वंश विज्ञानी शब्द गढ़ने का श्रेय प्राप्त है। फ्रांसिस बोआस को आधुनिक एंथ्रोपोजोलॉजी का पितामह माना जाता है, लेकिन एंथ्रोपोजोलॉजी और एंथ्रोपोजोलॉजी के प्रारंभिक शब्दकोश निर्माण में कोल्लर का अग्रणी योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चलिए आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है। किसने यह बात कही कि पूंजीवाद ईसाई धर्म के एक वर्ग की देन है? तो इसमें ऑप्शन ए है स्पेंसर, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है एमिल दुर्खीम, ऑप्शन डी है मैक्स वेबर। चलिए इसमें 13 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कौन सा आंसर सही होगा। में है ऑप्शन डी मैक्स वेबर। मैक्स वेबर एक प्रसिद्ध जर्मन न्यायविद और अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में तर्क दिया कि प्रोटेस्टेंट धर्म, विशेष रूप से केल्विनवाद की कार्यनीति ने आधुनिक पूंजीवाद के विकास को प्रेरित किया। उन्होंने नौकरशाही का बेवर सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो काम को आसान और त्वरित बनाने के लिए कर्मचारियों के बीच व्यवसायिक कार्यों का विभाजन करता है। श्रम का यह विभाजन कर्मचारियों की योजनाओं के आधार पर सुझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन है। आप लोग इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा सही है। सैन्य, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के नेताओं को क्या कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है एक प्रमुख, ऑप्शन बी है तानाशाह, ऑप्शन सी है किंग, ऑप्शन डी है बड़ा आदमी। क्वेश्चन नंबर 14 में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन ए एक प्रमुख। प्रमुख किसी कबीले का नेता, धार्मिक नेता या किसी अन्य संगठन का एक प्रमुख और मुखिया हो सकता है। वह संगठन द्वारा किए जाने वाले कार्यों, नियमों और कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। वह समूह का मार्गदर्शन करता है और उनके कार्यों की जिम्मेदारी लेता है। ज्ञानवर्धक शब्दों के माध्यम से लोगों का मार्गदर्शन करने की उसकी सोच उसे मुखिया के रूप में सभा को संबोधित करने के लिए उपयुक्त बनाती है। फिर विज्ञान में पारंपरिक नेतृत्व संरचना में प्रमुख की भूमिका संस्थागत शक्ति और सामाजिक प्रभाव दोनों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन। वर्तमान मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर किसका अत्यधिक प्रभाव है? ऑप्शन ए है प्रकार्यवादी, ऑप्शन बी है संरचनावाद, ऑप्शन सी है व्यवहारवाद, उपयुक्त कोई नहीं। तो इसमें बताइए 15 नंबर क्वेश्चन में आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन ए है प्रकार्यवाद।
वर्तमान मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर मनोविज्ञान के प्रकारवाद स्कूल का अत्यधिक प्रभाव है। प्रकारवाद के जनक विलियम जेम्स हैं। यह संप्रदाय इस बात पर बल देता है कि मन और चेतना कैसे व्यक्ति को पर्यावरण में अनुकूल करने में मदद करते हैं। इसी से बुद्धिमत्ता और व्यक्तिगत क्षमता मापन का आधार बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन है 16 नंबर, सकारात्मक मनोविज्ञान अध्ययन है। तो इसमें ऑप्शन ए है ताकत एवं गुणों का, ऑप्शन बी है तार्किक विचारों का, ऑप्शन सी है अधिगम का, ऑप्शन डी है मूल्यों का। तो 16 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। वो तो यही लग रहा है ऑप्शन ए ताकत एवं गुणों का, यही सही है ऑप्शन नंबर ए। सकारात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति की ताकत और गुणों का अध्ययन करता है। मार्टिन सेलिग मैन को सकारात्मक मनोविज्ञान का संस्थापक माना जाता है। यह मानसिक बीमारियों के बजाय मानवीय ताकतों, कल्याण और प्रसन्नता पर ध्यान केंद्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, केस अध्ययन विधि में मनोवैज्ञानिक सामान्यता पालन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है टॉप टाउन उपागम, ऑप्शन बी है टाउन टॉप उपागम, ऑप्शन सी है नकारात्मक उपागम, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें है ऑप्शन बी टाउन टॉप उपागम। केस अध्ययन विधि में मनोवैज्ञानिक सामान्यतः टाउन टॉप उपागम का पालन करते हैं, जिसमें विशिष्ट व्यक्ति के विस्तृत आंकड़ों से सामान्य निष्कर्ष की ओर बढ़ा जाता है। केस स्टडी विधि का गहन गुणात्मक अनुसंधान में व्यापक प्रयोग होता है, जहां किसी एक व्यक्ति या घटना का गहराई से अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। किसने मन के विचार और चेतना को मनोविज्ञान के विषय वस्तु के रूप में अस्वीकृत कर दिया। ऑप्शन ए है, इसमें क्वेश्चन 18 में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है जॉन वाटसन, ऑप्शन बी है विलियम जेम्स, ऑप्शन सी है विलियम बुंट, ऑप्शन डी एस फ्रायड। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए जॉन वाटसन। जॉन वाटसन का यह विचार था कि मनोविज्ञान की विषय वस्तु बाह्य व्यवहार होने चाहिए, न कि चेतना और मन जिनको देखा नहीं जा सकता। जे बी वाटसन को व्यवहारवाद का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1913 में ये पुस्तक नामक घोषणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 19 नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए है में सिगमंड फ्रायड, ऑप्शन बी है जेबी वाटसन, ऑप्शन सी है डेविड हार्टले, ऑप्शन डी है विलियम जेम्स। 19 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, विलियम जेम्स, यही डी ऑप्शन सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी, जो मनोविज्ञान की पहली व्यापक और मानक पुस्तक भी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त यह पुस्तक 1890 में प्रकाशित हुई थी और इसे मनो अमेरिकी मनोविज्ञान की आधारशिला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 20। उद्यमिता का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए है जोसेफ शुम्पेटर, ऑप्शन बी है पॉल रेनाल्डस, ऑप्शन सी है बिल गेट्स, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 20 में कौन सा ऑप्शन सही होगा। जोसेफ शुम्पेटर, ऑप्शन ए।
उद्यमिता का जनक जोसेफ शुम्पीटर को माना जाता है। जोसेफ शुम्पीटर ऑस्ट्रिया के पूर्व वित्त मंत्री जोसेफ शुम्पीटर को व्यापार चक्रों और पूंजीवाद अर्थव्यवस्थाओं के विकास पर अपने सिद्धांतों और उद्यमिता की अवधारणा रचनात्मक विनाश को पेश करने के लिए जाना जाता है। शुम्पीटर ने उद्यमी को नवाचार करने वाले के रूप में परिभाषित किया, जो बाजार में नई तकनीक या प्रक्रिया लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। तो इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता किसके परिणाम स्वरूप होती है। तो इसमें ऑप्शन ए है हीन भावना, ऑप्शन बी है भूमिका उलझन, ऑप्शन सी है निष्क्रियता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें 21 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। और इसमें है ऑप्शन बी भूमिका उलझन। सुसंगत पहचान विकसित करने में विफलता भूमिका उलझन के परिणाम स्वरूप होती है, जिसमें जो व्यक्ति पहचान की भावना विकसित करने में विफल रहते हैं वे भूमिका भ्रम एवं अनिश्चितता से ग्रस्त होते हैं तथा वे हमेशा ही उलझन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, चलिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए देखते हैं। मानवीय मूल्यों की प्रकृति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो आपके सामने है ऑप्शन ए। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। ऑप्शन ए है ये केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए होते हैं। बी ऑप्शन है ये सार्वभौमिक और शाश्वत होते हैं। ऑप्शन सी है ये समय के साथ पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी है इनका समाज में कोई संबंध नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें ऑप्शन ये सार्वभौमिक और शाश्वत होते हैं, इसमें ऑप्शन बी सही है। मानवीय मूल्यों की प्रकृति सार्वभौमिक होती है, जिसका अर्थ है कि सत्य, प्रेम और अहिंसा जैसे मूल्य हर देश, काल और समाज में समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये मूल्य शाश्वत होते हैं क्योंकि ये समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं और समाज में व सामंजस्य संतुलन सामंजस्य बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। नैतिक मूल्य व्यक्ति और समाज के आचरण को दिशा देते हैं और यह सांस्कृतिक सीमाओं से परे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 23 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सहानुभूति, क्वेश्चन नंबर 23 है, सहानुभूति किस प्रकार का मूल्य है। तो इसमें ऑप्शन ए है आर्थिक, ऑप्शन बी है नैतिक और मानवीय, ऑप्शन सी है राजनीतिक, ऑप्शन डी है धार्मिक। तो इसमें कौन सा 23 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। नैतिक और मानवीय, यही सही होगा ऑप्शन बी। सहानुभूति दूसरों के दुख को महसूस करने की क्षमता है। यह एक उच्च मानवीय और नैतिक मूल्य है जो समाज में सहयोग, करुणा और परस्पर जुड़ाव को बढ़ावा देता है। सहानुभूति और प्राणभूत सामाजिक समरसता और नैतिक निर्णय लेने की क्षमता का मूल आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपकी स्क्रीन पर, सांस्कृतिक सापेक्षवाद मूल्यों को कैसे देखता है। तो इसमें ऑप्शन है मूल्य संस्कृति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, ऑप्शन बी है सभी मूल्य हर एक जगह एक समान है, ऑप्शन सी है मूल्य केवल एक ही संस्कृति में होते हैं, ऑप्शन डी है मूल्यों को संस्कृति से कोई संबंध नहीं है। तो इसमें 24 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा सही है। 24 नंबर क्वेश्चन में मूल्य संस्कृति के अनुसार भिन्न हो सकते हैं, इसमें ऑप्शन ए सही है।
कुछ मूल्य विभिन्न संस्कृतियों में अलग हो सकते हैं, जैसे अभिवादन का तरीका। हालांकि आधारभूत मूल्य सार्वभौमिक होते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन सांस्कृतिक रूप से भिन्न हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसमें आप लोग इसका ऑप्शन बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय किस मूल्य पर आधारित है? सामाजिक न्याय किस मूल्य पर आधारित है? तो इसमें ऑप्शन ए है समानता और निष्पक्षता पर, ऑप्शन बी है भेदभाव पर, ऑप्शन सी है केवल अमीर लोगों के हित पर, ऑप्शन डी है शक्ति प्रदर्शन पर। तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा 25 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? समानता और निष्पक्षता पर, ऑप्शन ए। सामाजिक न्याय का मूल्य यह सुनिश्चित करता है कि समाज के हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर और अधिकार प्राप्त हो, ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को स्थापित करने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलिए बताइएगा आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है, व्यवसायिक नैतिकता में गोपनीयता का क्या महत्व है? व्यवसायिक नैतिकता में गोपनीयता का क्या महत्व है? तो इसमें ऑप्शन ए है ग्राहक या संगठन की संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी है जानकारी साझा करना, ऑप्शन सी है झूठ बोलना, ऑप्शन डी है जानकारी देना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा 26 नंबर क्वेश्चन में? बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन एक है ग्राहक या संगठन की संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखना। कार्यस्थल पर विश्वास बनाए रखने के लिए गोपनीयता एक अनिवार्य मूल्य है। यह सुनिश्चित करता है कि पेशेवर जानकारी का दुरुपयोग ना हो और संस्थान की गरिमा बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 27 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। धर्म और मूल्य के बीच क्या संबंध है? धर्म और मूल्य के बीच क्या संबंध है? तो ऑप्शन ए है इसमें दोनों एक ही चीज है, ऑप्शन बी है धर्म अक्सर नैतिक मूल्य को एक ढांचा और प्रेरणा प्रदान करता है, ऑप्शन सी है धर्म मूल्यों का विरोधी है, ऑप्शन डी है बिना धर्म के मूल्य नहीं हो सकते। तो 27 नंबर क्वेश्चन में बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें यही धर्म अक्सर नैतिक मूल्य को एक ढांचा और प्रेरणा प्रदान करता है, ऑप्शन बी सही है। धर्म अक्सर क्या सही है और क्या गलत है की परिभाषा देकर मूल्यों को समाज में स्थापित करने में मदद करता है। हालांकि धर्मनिरपेक्ष मूल्य भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं। धर्म और नैतिकता आपस में जुड़े हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्षता नीतियां बिना किसी धार्मिक आस्था के भी सार्वभौमिक नैतिक मूल्य प्रदान कर सकती है। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पर्यावरणीय मूल्य आज क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें ऑप्शन ए है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है कानून से बचने के लिए, ऑप्शन सी है पृथ्वी के संसाधन के संरक्षण और सतत विकास के लिए, ऑप्शन डी है आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए। तो इसमें बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी पृथ्वी के संसाधन के संरक्षण और सतत विकास के लिए। आधुनिक समय में प्रकृति के प्रति सम्मान, मितव्ययिता और संरक्षण जैसे मूल्य अनिवार्य हो गए हैं, ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी संसाधन और स्वास्थ्य वातावरण बचा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद निम्नलिखित में से किसने कहा? तो इसमें ऑप्शन ए है केसी वियर, ऑप्शन बी है मोरिस जोन्स, ऑप्शन सी है ग्रेनविल ऑस्टिन, ऑप्शन डी है जेनिंग्स। चलिए बताइए आप लोग 29 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन
सही है। तो इसमें ग्रेनविल ऑस्टिन और ऑप्शन सी ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद कहा था। भारत क्षेत्र एवं जनसंख्या की दृष्टि से अत्यधिक विशाल और बहुत अधिक विविधताओं से परिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में भारत के लिए संघात्मक व्यवस्था को अपनाना स्वाभाविक था। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारतीय संविधान में संघीय संविधान के लक्षण प्रमुख रूप से और एकात्मक शासन के लक्षण गौण रूप से विद्यमान है। इसलिए भारतीय संविधान को एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है संविधान। 30 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार सर्वोच्च संविधान है क्योंकि सभी शक्तियों का स्रोत संविधान ही है। यह सरकार के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, प्रथाओं, अधिकारों, शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है? तो इसमें है ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी है विश्वास की स्वतंत्रता। तो चलिए इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही बताइए बच्चों। 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? ऑप्शन बी है आर्थिक स्वतंत्रता। बी ऑप्शन इसमें सही है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक स्वतंत्रता वर्णित नहीं है, जबकि 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना। 3 प्रकार के न्याय इसमें है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, तथा 2 प्रकार की समानता जैसे प्रतिष्ठा और अवसर का उल्लेख मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें निम्नलिखित मामलों में से किसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया है? तो इसमें ऑप्शन ए है केशवानंद भारती केस, ऑप्शन बी है पेरुबारी केस, ऑप्शन सी है सज्जन सिंह केस, ऑप्शन डी है गोलकनाथ केस। तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसमें सही है बेरुबारी केस। तो वही तो लगाई थी बी के साथ। इसमें बी क्वेश्चन ऑप्शन सही होगा बेरुबारी केस। बेरुबारी केस 1960 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, इसलिए यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। किंतु केशवानंद भारती वाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अभिन्न हिस्सा माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। चलिए इसका ऑप्शन बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो क्वेश्चन है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। इसमें ऑप्शन ए है इटली के संविधान से, ऑप्शन बी है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी है फ्रांस के संविधान से, ऑप्शन डी है यूएसए के संविधान से। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा 33 नंबर क्वेश्चन में?
बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए है यूएसए के संविधान से। ऑप्शन डी। अच्छा। भारतीय संविधान में उद्देशिका या प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान है। संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। इसमें संविधान का सार होता है। प्रख्यात न्यायविद व संवैधानिक विशेषज्ञ एन.ए. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऑस्ट्रेलिया से उद्देशिका की भाषा को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 34। चलिए आप लोग बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है इसमें भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। तो इसमें ऑप्शन ए है भारत में अनेक धर्म है। ऑप्शन बी है भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। ऑप्शन सी है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है 34 नंबर क्वेश्चन में। ऑप्शन डी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। डी ऑप्शन इसमें सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा से। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता भारत में धर्मनिरपेक्षता राज्य की स्थापना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता राज्य का अभिप्राय यह नहीं है कि लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल ही नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ यह होगा कि संसद को जनता पर किसी विशेष धर्म को थोपने की शक्ति नहीं होगी, अर्थात राज्य धर्म के प्रति तटस्थता का भाव रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए है कल्याणकारी राज्य। ऑप्शन बी है समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। तो इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा 35 नंबर क्वेश्चन में। साम्यवादी राज्य डी ऑप्शन। साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। संविधान की प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट होती है, जबकि समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, आप लोग बताइएगा। तो क्वेश्चन है स्वास्थ्य भूगोल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। केवल अस्पतालों का अध्ययन, रोगों का भौगोलिक वितरण समझना। ऑप्शन सी है महामारियों का इतिहास लिखना। डी है जलवायु परिवर्तन। तो बताइए आप लोग कौन सा में क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 36 में। इसमें बी ऑप्शन रोगों का भौगोलिक वितरण समझना, बी ऑप्शन सही होगा। स्वस्थ भूगोल का मूल लक्ष्य रोगों की स्थानिक भिन्नताओं, प्रसार, प्रतिरूपों और कारणों को समझना है। यह केवल अस्पतालों या इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि रोग स्वास्थ्य के भौगोलिक प्रतिमानों का विश्लेषण करता है। जलवायु परिवर्तन नापना पर्यावरण भूगोल का विषय है। स्वास्थ्य भूगोल नीति निर्धारण और रोग नियंत्रण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिकल भूगोल और स्वास्थ्य भूगोल में मूल अंतर क्या है। मेडिकल भूगोल और स्वास्थ्य भूगोल में कौन सा अंतर है, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है मेडिकल भूगोल केवल रोगों पर केंद्रित है, जबकि स्वास्थ्य भूगोल कल्याण पर। दोनों एक ही है। मेडिकल भूगोल शहरी क्षेत्रों तक सीमित है। स्वास्थ्य भूगोल केवल संक्रामक रोगों का अध्ययन करता है। तो इसमें
37 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन ए है मेडिकल भूगोल केवल रोगों पर केंद्रित है, जबकि स्वास्थ्य भूगोल कल्याण पर। पारंपरिक मेडिकल भूगोल रोगों के स्थानिक वितरण पर केंद्रित था, जबकि आधुनिक स्वास्थ्य भूगोल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच और कल्याण के व्यापक पहलुओं को शामिल करता है। यह सकारात्मक स्वास्थ्य और निवारक पहलुओं पर अधिक बल देता है। दोनों भिन्न अवधारणाएं हैं, समान नहीं। स्वास्थ्य भूगोल ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्रों में लागू होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य भूगोल के विषय में किस बीमारी के अध्ययन ने ऐतिहासिक रूप से सबसे अधिक योगदान दिया। तो ए है कैंसर, बी हैजा, सी है मधुमेह, डी है हृदय रोग। 38 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। बी हैजा। 1854 में लंदन में जॉन स्नो के हैजा के अध्ययन ने रोग के स्थानिक वितरण और दूषित जल स्रोतों के बीच संबंध स्थापित किया, जिसे स्वास्थ्य भूगोल की नींव माना जाता है। उन्होंने डॉट मैप का उपयोग कर हैजा के केंद्र बिंदु की पहचान की। कैंसर, मधुमेह और हृदय रोगों के अध्ययन बाद में आए। जॉन स्नो को महामारी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वास्थ्य भूगोल का महत्व नहीं है। स्वास्थ्य तो इसमें ए है स्वास्थ्य नीति निर्धारण में सहायता, बी है महामारी के स्रोत का पता लगाना, सी केवल व्यक्तिगत उपचार पर ध्यान देना, डी अस्पतालों के स्थान का अनुकूलन। तो 39 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। इसमें सी नंबर ऑप्शन केवल व्यक्तिगत उपचार पर ध्यान देना, सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। स्वास्थ्य भूगोल व्यक्तिगत उपचार पर केंद्रित नहीं है, बल्कि जनसंख्या स्तर पर स्थानिक पैटर्न और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर ध्यान देता है। इसके महत्व में रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य सेवाओं की योजनाओं, महामारी विज्ञान, अस्पतालों के इष्टतम स्थान निर्धारण शामिल है। व्यक्तिगत उपचार चिकित्सा विज्ञान का क्षेत्र है। स्वास्थ्य भूगोल निवारक स्वास्थ्य पर बल देता है। झोलवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 40 है, स्वास्थ्य भूगोल किस प्रकार महामारी विज्ञान से भिन्न है। तो इसमें आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ए है महामारी विज्ञान केवल संक्रामक रोगों का अध्ययन करता है, बी स्वास्थ्य भूगोल में स्थानिक आयाम प्रमुख है, सी महामारी विज्ञान भौतिक कारकों की उपेक्षा करता है, दोनों पूर्णतया समान है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताइए आप लोग। ऑप्शन बी है स्वास्थ्य भूगोल में स्थानिक आयाम प्रमुख है, यही सही है। 20 नंबर बी नंबर ऑप्शन। स्वास्थ्य भूगोल में स्थान और स्थानिक संबंध केंद्रीय है, जबकि महामारी विज्ञान रोग के कारणों, संचरण और नियंत्रण पर अधिक ध्यान देता है। आजकल दोनों में अंतर धुंधला हो रहा है और भौगोलिक दृष्टिकोण अद्वितीय है। महामारी विज्ञान सभी प्रकार के रोगों का अध्ययन करता है और भौतिक कारकों को भी शामिल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, चलिए बताइएगा आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्वेश्चन है स्वास्थ्य भूगोल के अध्ययन से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रत्यक्ष योगदान होता है। खगोल भौतिकी, सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, औद्योगिक डिजाइन, अंतरिक्ष अन्वेषण। तो इसमें 41 नंबर क्वेश्चन में बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी है सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति, यही सही होगा।
स्वास्थ्य भूगोल का सीधा उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति निर्धारण में होता है, जैसे टीकाकरण अभियानों की योजना, अस्पतालों का स्थान, महामारी नियंत्रण, क्षेत्र निर्धारण आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसमें आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, डेंगू बुखार के प्रसार के लिए कौन सा जलवायु कारक सबसे अहम है? ए है शुष्कता, बी उच्च आर्द्रता और तापमान, ठंडी हवाएं, बारिश का अभाव। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें है बी ऑप्शन सही है, उच्च आर्द्रता और तापमान। डेंगू का वाहक एंडीज मच्छर उच्च तापमान 25-30 अंश सेल्सियस और उच्च आर्द्रता 60% से अधिक में सबसे अधिक सक्रिय होता है और तेजी से प्रजनन करता है या साफ पानी के छोटे कंटेनरों में पनपता है। बारिश से भरे कंटेनर इसके लिए अनुकूल होते हैं। शुष्कता या अत्यधिक ठंड इसके प्रसार को रोकते हैं। बारिश का प्रभाव मच्छरों को कम कर सकता है पर बढ़ाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में ऋचाएं हैं 10-28, 10-17, 11-28, 10-52। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें है डी ऑप्शन। ऋग्वेद में 10,552 ऋचाएं, 10-28 सूक्त और 10 मंडल हैं तथा इसे पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। 44 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए ऋग्वेद। स्तूप शब्द पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ ढेर या अग्नि शिखा गोलकाकार संरचना है। ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद की 5 प्रधान शाखाएं साकल, वास्कल, साकल, वास्कल, आश्वालायन, सांख्यायन और मांडुकायन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। 45 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति समर्पित है? तो अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को, विष्णु को। 45 नंबर क्वेश्चन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें है ऑप्शन बी इंद्र को। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को 250 सूक्त समर्पित है। इसके पश्चात दूसरे स्थान पर अग्नि 200 सूक्त को सूक्त समर्पित है। इंद्र को युद्ध का देवता और वर्षा का देवता माना जाता था तथा उन्हें पुरंदर किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। चलिए देखते हैं आपके स्क्रीन पर है। इसमें बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन सही है। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? प्रथम एवं द्वितीय मंडल को, द्वितीय द्वितीय से सप्तम मंडल को, नवे एवं दसम मंडल को, आठवें एवं नवे मंडल को। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन, द्वितीय से सप्तम मंडल को। ऋग्वेद के द्वितीय से सप्तम मंडल को वंश मंडल या पारिवारिक मंडल या ऋषि मंडल या कुल मंडल कहा जाता है। द्वितीय से सप्तम मंडल तक प्रत्येक मंडल एक एक ऋषि वंश से संबंधित है। द्वितीय मंडल
कृतस पद, ऋषि को तृतीय, विश्वामित्र को, ऋषि को चतुर्थ मंडल वामदेव, ऋषि को पंचम मंडल आत्रेय, ऋषि को षष्ठम मंडल भारद्वाज ऋषि को तथा सप्तम मंडल वरिष्ठ ऋषि को समर्पित है। ये ऋषि सामूहिक रूप से प्रगाथा कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए बताइएगा आप लोग इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, विद्वान, पुरोहित, योद्धा। 47 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप लोग कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है श्रेष्ठ। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है। आर्य शब्द भाषाई समूह को दर्शाता है, ना कि किसी जातिगत समूह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन आप लोग बताइएगा कौन सा सही है। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है। योगी, रुद्र, पशुपति, कल्याणकर्ता। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन बी रुद्र, बी ऑप्शन सही है। साहित्यिक रूप में शिव का प्रथम रूप रुद्र के रूप में ऋग्वेद में वर्णित है, जो उग्रता, यम क्रोध के लिए विख्यात थे। वस्तुतः रुद्र में विनाशकारी, मंगलकारी दोनों ही शक्तियां विद्यमान थी। आगे चलकर रुद्र की पहचान शिव के रूप में की जाने लगी। ऋग वैदिक आर्य रुद्र देवता से परिचित थे, परंतु शिव की अवधारणा का विकास उत्तर वैदिक काल के पश्चात हुआ है। ऋग वैदिक आर्य शिव से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए इसका ऑप्शन बताइएगा आप लोग कौन सा सही है इसमें ऑप्शन। तो क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे। ऑप्शन ए है पूषण, ऑप्शन रुद्र, वरुण, यम।